गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, समतल में गति, उसके न्यूमेरिकल भी कुछ डिस्कस कर ली, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना। अपना चैप्टर नंबर 5 गति के नियम, चैप्टर नंबर 5 अपना है गति के नियम। इसमें वैसे सिलेबस में काफी टॉपिक हटे हुए हैं। गति के तीनों नियम 11वीं का जो सिलेबस नया जो कोरोना की वजह से आया है उसमें काफी टॉपिक हटा दिए हैं ना, बट फिर भी हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि वो काम आएंगे आगे, इसलिए हमें एक बार सारा पढ़ना है। तो गति के नियम पढ़ने से पहले हम बल की बात करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में बेटा जो सरल रेखा में गति और समतल में गति पढ़ी थी, उसमें हमने गति के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने ये कारण नहीं पढ़ा था कि गति किस वजह से हो रही है, किसी वस्तु की गति किस वजह से हो रही है वो हमें पता होता है। फिर भी हमने तीसरे और चैप्टर में उस कारण को नहीं पढ़ा, वो कारण अब पढ़ा जाएगा बेटा, ठीक है ना, गति के नियमों में। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं बल की, जो अपना फिजिक्स का एक बेसिक टॉपिक होता है बल, एक भौतिक राशि जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बल। और बल पढ़ने के बाद ही हम गति के नियम अच्छे से समझ पाएंगे। तो बल किसी वस्तु को धक्का देना या उसको खींचना एक प्रकार का बल होता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना हम एक बल बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हम अलग अलग जगह पे अलग अलग पढ़ते हैं, बल के हम प्रकार भी पढ़ेंगे। तो किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल है। तो पहला टॉपिक अपना बल ही है बेटा, फोर्स। ये सदिश राशि होती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, ये सदिश राशि होती है फोर्स, और इसको हमेशा एफ वेक्टर से डिनोट किया जाता है। इसको एफ सदिश से डिनोट करते हैं बल को, ठीक है ना। थोड़ा सा आपने पढ़ रखा होगा पहले या किसी वीडियो में थोड़ा बहुत बताया होगा मैंने। तो फोर्स एक सदिश राशि होती है। पहला पॉइंट इसका, बल एक सदिश राशि होती है। बल एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। बल एक सदिश राशि होती है, सबसे पहला पॉइंट पता चल गया कि सदिश राशि है, बिना दिशा के बल संभव नहीं है। जैसे किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना है तो पर्टिकुलर दिशा में ही अपन धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो बल सदिश राशि होती है। दूसरा, बल का एसआई पद्धति में मात्रक हमारा सीखा हुआ न्यूटन होता है। बल का एसआई पद्धति में या एसआई मात्रक पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन को कैपिटल एन से निर्देशित करते हैं। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना, इसलिए इसको कैपिटल एन से निर्देशित करेंगे। न्यूटन होता है। तथा सीजीएस पद्धति में बल का सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति में मात्रक जो है डाइन होता है। और डाइन को dy से डिनोट कर लेते हैं, या पूरा लिख लेते हैं dy। और आपने ये भी सीखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन जो है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बल का मान 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ये भी हमारा सीखा हुआ है, एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदला था विमेय विधि से, ठीक है। तो उस समय हमने ये ज्ञात कर लिया था 1 न्यूटन बल का मान 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये तो बल के बारे में थोड़ी सी जो हमें पता थी चीजें वो हमने देखी। अब देखो बल के जो प्रकार हैं वो हमें देखने हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, बल के प्रकार। अगला टॉपिक अपना है बल के प्रकार। बेसिक है, हमें पढ़ना है ये, ठीक है ना। हालांकि बुक में ऐसा लिखा नहीं होगा कि बल किसे कहते हैं, ये बेसिक। बल के जो प्रकार हैं वो हम दो तरह से देखते हैं, दो तरह के बल अपन चेक करते हैं, एक तो दिखने वाले बल और एक नहीं दिखने वाले बल। बल के जो प्रकार हैं उसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, दिखने वाले बल, और दूसरा जो है वो नहीं दिखने वाले बल। जो बल हमें नहीं दिखते हैं, नहीं दिखने वाले बल, ठीक है, टचिंग फोर्स एंड नॉन टचिंग फोर्स। इसमें तो किसी वस्तु को टच करके बल जो धक्का देते हैं खींचते जो भी होता है वो दिखता है हमें, और इसमें नॉन टचिंग जो हमें दिखता ही नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करें दिखने वाले बल की, तो इसमें पहला बल आपका है अभिलंब बल, और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभिलंब बल, पहला जो बल है वो कौन सा है, अभिलंब बल, ठीक है, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। दूसरा बल जो है वो घर्षण बल,
ठीक है, इसके बारे में भी सुना होगा आपने, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ये भी अपने कोर्स में, ये दोनों कोर्स में है। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ने के बाद अभिलंब बल तो अभी डिस्कस कर लेंगे, घर्षण बल आगे जाके पढ़ लेंगे अपन। तीसरा जो है तनाव बल, डोरी में होता है, जब डोरी को अपन खींचते हैं या डोरी से पत्थर बांध के अपन उसको लटकाते हैं तो उसमें तनाव बल होता है, ठीक है ना, तनाव बल जिसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। ये तीन बल जनरली हम ऐसा बोलेंगे जो हमें दिखते हैं, जिनके बारे में अपन, जिनको अपन देख पाते हैं, तो ये तीनों बल अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो नहीं दिखने वाले बल होते हैं उनकी बात करते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमें दिखता नहीं है परंतु पृथ्वी की सतह पर या सतह की ओर आकर्षित करती है वस्तुओं को अपनी तरफ, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो पहला जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो हमें दिखता नहीं है। दूसरा विद्युत बल, दूसरा जो है नहीं दिखने वाला बल विद्युत बल, दो आवेशों के मध्य जो बल होता है जो हमें दिखता नहीं है, इसे हम बोलते हैं बेटा विद्युत बल। इसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, या विद्युत चुंबकीय बल भी बोलते हैं, जिसमें दो प्रकार के बल हो गए, विद्युत बल और चुंबकीय बल, अलग अलग कर लो। तीसरा दो चुंबक के बीच जो बल लगता है वो भी हमें नहीं दिखता है, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय बल, ठीक है ना। दो चुंबक लिए हमने, अगर नॉर्थ साउथ पोल पास में लाते तो वो अट्रैक्ट हो जाती है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ होता तो रिपेल करते हैं, बट वो बल हमें दिखता नहीं है, चिपकने वाला और नहीं चिपकने वाला जो बल है वो हमें दिखता नहीं है, इसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। और एक और होता है नाभिकीय बल, परमाणु के जो नाभिक होते हैं उनके मध्य जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं नाभिकीय बल, ये बल हमें दिखता नहीं। इस तरह से हमने बल को डिफाइन कर लिया, या बल के जो प्रकार पढ़ लिए, दो प्रकार के, दिखने वाले बल 3 और नहीं दिखने वाले बल 4। ये अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे तीनों। ये वाला गुरुत्वाकर्षण बल अलग से चैप्टर है, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर। विद्युत बल, चुंबकीय बल और नाभिकीय बल ये 12वीं क्लास में डिस्कस करेंगे। विद्युत बल और चुंबकीय बल तो अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में, ठीक है ना, स्टार्टिंग वाले चैप्टर में। और नाभिकीय बल नाभिकीय भौतिकी में पढ़ेंगे। तो ये तीनों अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के करके अपना चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण वाला, लास्ट चैप्टर इस बुक का, वो हम डिस्कस करेंगे वहां पे। और ये जो तीनों बल है वो इसी चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अभिलंब बल की बात आज कर लेते हैं, फिर हम गति के नियम पढ़ेंगे, फिर घर्षण बल, तनाव बल, बाकी जो भी टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में मेन टॉपिक आपका बल ही है। मेन अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? बल के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं पहले अभिलंब बल। दिखने वाले बल में सबसे पहला बल है हमारा अभिलंब बल, उसकी बात कर लेते हैं। नॉर्मल फोर्स, दो सतहों के संपर्क में आने से लगता है। अभिलंब बल हमेशा दो सतहों के संपर्क से लगता है और सतहों के लंबवत लगता है, ठीक है ना। तो पहला जो प्रकार है उसकी हम बात कर लेते हैं अभिलंब बल। अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जो दो सतहों के संपर्क में आने से लगता है। अभिलंब बल की अगर परिभाषा लिखें या इसके बारे में लिखें तो दो सतहों के संपर्क में आने से लगता है। अभिलंब बल दो सतहों के संपर्क में आने से लगता है तथा ये जो अभिलंब बल है उसकी बात कर रहे हैं हम, दो सतहों के संपर्क में आने से लगता है तथा सतह के या सतहों के हमेशा लंबवत लगता है। कैसे होता है ये बल? लंबवत। अभिलंब बल दो सतहों के संपर्क में आने से लगता है तथा सतहों के हमेशा लंबवत लगता है। हमेशा दो सतहों के लंबवत ही लगता है, ठीक है। अब जैसे देखो इसका जनरल एग्जांपल की बात करें, छोटा सा एग्जांपल। मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ये कोई सतह है टेबल, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है। तो ये जो ब्लॉक या वस्तु है उसकी सतह और पृथ्वी की जो टेबल की सतह वो आपस में संपर्क में है। और आपको पता ही है जब स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, स्थिर रखी हुई है, जड़त्व का नियम है, ठीक है ना। मैं बोलूं कि ये m द्रव्यमान की ब्लॉक जो है वो पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर कितना बल लगा रही है? mg।
उतना ही बल इसकी सतह पर, ये टेबल की सतह या पृथ्वी की सतह ऊपर की ओर लगानी है, जिसे कहते हैं अभिलंब बल N। इसको अपन किससे निर्देशित करते हैं बेटा? अभिलंब बल N से। दो सतहों के संपर्क में आने से, और लंबवत सतह देखो ऐसे है तो इसके लंबवत ऊपर की ओर लगा, तो इस M ने या M की सतह ने, ब्लॉक की सतह ने पृथ्वी की सतह पे जो नीचे की तरफ बल लगाया उसको अभिलंब बल बोल सकते हैं, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा mg। उतना ही बल पृथ्वी की सतह ने, उतना ही बल पृथ्वी की सतह ने उस ब्लॉक की सतह पर ऊपर की तरफ लगाया उसके विपरीत दिशा में, जिसे हम कह रहे हैं अभिलंब बल। इसका मतलब यहाँ पे n बराबर क्या हो गया बेटा आपका? mg। n बराबर क्या होगा इस स्थिति में? mg। n का मान किसके बराबर होगा? mg के बराबर। आपने अभिलंब बल का मान याद कर लिया इस स्थिति में। आपसे कोई पूछा जाए कि भाई इसमें परिणामी बल कितना है, सुनने, जितना अभिलंब बल पृथ्वी की सतह इस ब्लॉक पर ऊपर की ओर लगा रही है, उतना ही इस ब्लॉक की सतह ने पृथ्वी के ऊपर नीचे की ओर लगाया, इसलिए वस्तु स्थिर है। जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो इसका मतलब उससे परिणामी बल शून्य है, और देखो परिणामी बल शून्य, n की दिशा ऊपर की ओर, mg की दिशा नीचे की ओर, तभी तो ये स्थिर है। ये तो ब्लॉक ऊपर नीचे भाग जाता। अगर इन दोनों का परिणाम समान नहीं होता, परिमाण समान नहीं होता, तो ये वस्तु ऊपर नीचे गति कर सकती थी, बट परिमाण समान है, इसलिए हम बोलेंगे कि कोई वस्तु स्थिर क्यों होती है? तो अभिलंब बल के कारण। जितना वो वस्तु पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर बल लगाती है, पृथ्वी उतना ही उसकी सतह पर ऊपर की ओर एक अभिलंब बल लगाती है, जिसकी वजह से वो स्थिर है। उससे कोई पूछ ले कि आप टेबल पे बैठे क्यों हो, तो आपको ऐसे थोड़ी बोलना है कि सर ने बोला इसलिए बैठा हूं या पढ़ाई कर रहा हूं। नहीं, मैं टेबल की सतह पे जितना बल नीचे की ओर लगा रहा हूं mg, उतना ही टेबल की सतह मेरी सतह पर ऊपर की ओर लगा रही है, जिसकी वजह से मैं वहां स्थिर हूं, जिसकी वजह से मैं वहां पे क्या हूं? स्थिर, इसलिए बैठा हूं साहब। यही आंसर है। आपको साइंस के हिसाब से आंसर देना, प्रैक्टिकली आपको टेक्निकली आंसर देना। ऐसे नहीं कि मेरे को किसी ने बोला है कि बैठ जा, काम कर रहा हूं इसलिए बैठा हूं, ठीक है? ये नहीं आंसर आपका। आपका आंसर क्या होगा कि मैं जितना बल टेबल की सतह पे, कुर्सी की सतह पे नीचे की ओर लगा रहा हूं mg, उतना ही वो टेबल की जो सतह है, कुर्सी की सतह है, वो मेरी सतह पे ऊपर की ओर लगा रही है, मनुष्य की सरफेस पे ऊपर की ओर लगा रही है, इसलिए मैं स्थिर हूं। ठीक है? अभिलंब बल। और वो बल कौन सा होता है? अभिलंब बल। अब इसके हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक। जैसे मान लो सतह कैसे भी हो सकती है कि आपने ब्लॉक ऐसे ले लिए, दो ब्लॉक, ये ए ब्लॉक और इसके संपर्क में दूसरा बी ब्लॉक, और ये जो सतह है पृथ्वी की सतह, इसको सी से निर्देशित करिए। बताओ अभिलंब बल। देखो सबसे पहले हम ए की बात करें, ए सी की सतह पर नीचे की ओर बल लगाएगा, अभिलंब बल ही बोलेंगे उसका मान। एन सी ए, सी की सतह पर ए की सतह द्वारा बल, क्या उतना ही बल सी की सतह ए की सतह पर ऊपर की ओर लगाएगी? एन ए सी, बिल्कुल सही। एक और संपर्क है बी से, ये रहा, ए और बी की सतह यहां से संपर्क में है, तो ए की सतह पर बी की सतह द्वारा बल इस दिशा में लंबवत लगता है, दो सतहों के संपर्क में आने से लगता है, और हमेशा लंबवत लगता है, कंडीशन याद रखना है। तो ए की सतह पर बी की सतह द्वारा बल इस दिशा में, जिसको किस तरह निर्देशित करेंगे? एन ए बी, ए की सतह पर बी की सतह द्वारा अभिलंब बल इस दिशा में, लंबवत हुआ, सतह ऐसे है तो लंबवत बल ऐसे। इसी तरह से ए बी बी की सतह पर इधर बल लगाएगा, कितना? एन बी ए, बी की सतह पर ए की सतह द्वारा बल। और कौन से बल बचे इसमें? बी और सी की सतह भी आपस में संपर्क में है यहां से, तो बी की सतह सी की सतह पर नीचे की ओर बल लगाएगी, एन सी बी, उतना ही बल सी की सतह बी की सतह पर ऊपर की ओर बल लगाएगी, एन बी सी। क्या सारे अभिलंब बल याद कर लिया? इस तरह से अपन निकाल, इस तरह से भी कोई एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है? और छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करें अपन, बेसिक क्वेश्चन, जैसे आपने देखो न्यूटन की गति का दूसरा नियम नहीं पढ़ा, बट फिर भी देखो हम अभिलंब बल और त्वरण की बात करेंगे। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से जो है वो हमारा था F बराबर ma, बल का एक सूत्र होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को अपन बल बोलते हैं। अगर मान लो कोई वस्तु a त्वरण से गतिशील है, तो उस पे जो बल होगा वो F बराबर ma होगा।
या मैं बोलूं कि किसी वस्तु पर बल लगाया F तो वो त्वरित हुई तो बल कितना लगा है बराबर m है। ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम से अपन सीखते हैं और वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं आपको कुछ। मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान 5 kg है, इसका द्रव्यमान कितना है 5 kg, किसी सतह पे रखा हुआ है, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। मैंने इस पे 10 न्यूटन बल लगाया इस दिशा से, F बराबर कितना बल लगाया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन बल लगाया तो ब्लॉक यहां से खिसक के इधर आ गया, चुपचाप आना ही है उसको, बल लगाया तो ब्लॉक खिसकेगा और यहां पहुंच गया, द्रव्यमान उसका 5 kg था। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे कि भैया ये कितने त्वरण से आगे गया और इसमें अभिलंब बल का मान कितना है, n का मान कितना है, 2 चीजें पूछी है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो इजी है, बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है तो त्वरण अधिकतम A बराबर F बाई M, A बराबर F बटा M, F बराबर M है तो A बराबर F बटा M। F कितना लगाया 10 न्यूटन पर, त्वरण की दिशा में बल कितना है 10 न्यूटन, तो A बराबर 10, द्रव्यमान कितना वस्तु का 5 kg, आंसर कितना आया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण तो आपने ज्ञात कर लिया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ में आपसे पूछा विलंब बल कितना है वस्तु पर, तो भैया चाहे वो गतिशील हो चाहे स्थिर हो सतह पे, तो जितना बल नीचे लग रहा है mg उतना ही हमारा अभिलंब बल होगा n। तो n बराबर सूत्र हो गया बेटा mg, n बराबर m कितना है 5, g का मान आप 10 ले लो ना 9.8 ले लो, एक ही बात है, g का मान 10 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलमोस्ट नियर, तो n बराबर कितना हो गया 50 न्यूटन। ये आपका अभिलंब बल आ गया, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखो, अभिलंब बल पूछ लिया हमसे। और क्वेश्चन देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है, ब्लॉक रखा हुआ 5 kg का, 5 kg का ब्लॉक पृथ्वी की सतह पे रखा है और मैंने उससे जो बल लगाया वो इस बार ऐसे नहीं लगाया 10 न्यूटन, मैंने ऐसे लगाया 10 न्यूटन बल। F का मान कितना है 10 न्यूटन, x से 30 डिग्री कोण पे, x से कितने कोण पे है 30 डिग्री कोण से। तो अब आपको क्या करना होगा, इसके घटक लिखने होंगे, इसके क्या लिखने होंगे घटक। भाई वस्तु गतिशील होगी, ऐसे बल लगाओगे तो भी वस्तु आगे की तरफ ही जाएगी, ऐसा थोड़ी है धरती माता में समा जाएगी। सतह जो है वो हार्ड लेके चल रहा है, ठीक है ना, आपकी जो सतह है वो रफ सरफेस है, इसमें अंदर नहीं जाएगी वस्तु। वस्तु गतिशील होगी तो इसी दिशा में होगी A त्वरण से। तो एक्चुअल में आपको A और N का मान ज्ञात करना है। तो 5 किलोग्राम की वस्तु पे जब आपने बल लगाया इस दिशा में, तो त्वरण की दिशा में कितना बल लगा, ये वाला, जो कितना होगा F cos 30, 10 cos 30। थीटा के साथ वाला घटक हमेशा cos होता है, सीखा हुआ, दोबारा नहीं सिखाऊंगा, मैंने सिखा दिया घटक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। यहां से लंब डालते हैं, फिर ये आधार हो गया, लंब हो गया, आधार और लंब ज्ञात कर लो, करंट दिया हुआ है 10 cos 30। और एक और घटक होगा इस बल का इस नीचे की दिशा में, नीचे की दिशा में, जिसको लिखा जाएगा 10 sin 30। अब मैं आपसे पूछूं कि वस्तु गतिशील कौन से बल के कारण होगी, 10 cos 30 के कारण इस दिशा में, तो त्वरण कितना होगा A बराबर 10 cos 30 बटा उसका द्रव्यमान 5। इस बल के कारण गतिशील है तो इसी के कारण त्वरण होगा, तो A बराबर आपके पास आ गया, 10 को काट लो 5 से 2 बार, 2 cos 30 का मान sin 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 30 का मान sin 60 √3, तो आंसर आ गया √3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1.7321। जो भी मान है आपका उसको आप लिख लो। त्वरण का मान आ गया √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। अब विलंब बल क्या है, ये सतह इस 5 ब्लॉक की सतह से संपर्क में, अभिलंब बल किधर लगेगा ऊपर की ओर। अब नीचे की तरफ बल देखो, एक तो कितना हो गया mg 50 न्यूटन,
नीचे की ओर कुल बल देखो 50 न्यूटन प्लस 10 sin 30, ये भी तो ऊपर से बल लगा रहा है, इसका एक घटक जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो 10 sin 30 भी नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ केवल n, तो n बराबर मान कितना आया 50 प्लस 10 sin 30, अर्थात अभिलंब बल का मान आ गया 50 प्लस 10 sin 30 का मान 1/2, ये 5 हो गया 55 न्यूटन। n का मान कितना आया बेटा 55 न्यूटन। आपसे दो चीजें पूछी सवाल में, एक तो अभिलंब बल और एक त्वरण, और जब बल कैसे आरोपित किया उसी वस्तु पे ऐसे, तो आपने देखा कि इस पे 5 किलोग्राम पे जो इस दिशा में बल लग, जिस दिशा में ये त्वरित होगी उस दिशा में बल का घटक है 10 cos 30, तो त्वरण होगा 10 cos 30 बटा 5, F बटा m वाला सूत्र लगा है, बट ये देखना है कि त्वरण की दिशा में कितना बल है, वो ये था। अब हमने देखा कि भैया नीचे की तरफ कुल बल कितना है, तो एक तो mg है 50 न्यूटन, और एक इस बल का ये वाला घटक भी तो नीचे की तरफ ही लग रहा है, इस पे 10 sin 30, तो नीचे की तरफ टोटल बल इतना, उतना ही अभिलंब बल ये वस्तु ऊपर की तरफ लगाएगी, ये पृथ्वी की सतह जो है इस वस्तु पर अभिलंब बल ऊपर की तरफ लगाएगी, जिसका मान आ गया 55 न्यूटन। करेक्ट। और एक आधा क्वेश्चन डिस्कस करें इसी टाइप का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है ना, बेसिक होते हैं। देखो तो अभिलंब बल आपके दिमाग में फिट हो गया, मेरे हिसाब से अभिलंब बल आपको समझ में आने लग गया। देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बेसिक ब्लॉक है आपके पास, वही 5 kg, ठीक है। मान लो मैंने इधर से बल लगाया 10 न्यूटन 30 डिग्री, सेम नहीं, और इधर से बल लगाया 20 न्यूटन 60 डिग्री पे, और आपसे पूछा गया, दो क्वेश्चन हो गए, एक ही क्वेश्चन है, दोनों दिशाओं से बल, इधर से भी लगा दिया और इधर से भी लगा दिया, इधर से 10 न्यूटन है, इधर से 20 न्यूटन है, द्रव्यमान 5 kg, वस्तु किधर जाएगी, उसका त्वरण क्या होगा, आपसे एक तो पूछा इसका A और अभिलंब बल का मान, दो चीजें पूछी, त्वरण और अभिलंब बल का मान। ध्यान से देखो, पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों बल के घटक लिखने होंगे। 10 का ये वाला घटक बोलो, ये वाला घटक हो गया 10 cos 30, cos 30 का मान √3/2, तो ये मान आ गया आपके पास 5√3 न्यूटन, 5√3 न्यूटन। नीचे वाला घटक 10 sin 30, sin 30 का मान 1/2, तो ये मान आ गया 5 न्यूटन। ऐसे 20 न्यूटन के दो घटक, अब बल ऐसे लग रहा है तो एक घटक इस दिशा में और एक घटक नीचे की तरफ, इस दिशा वाला घटक हो गया आपका बेटा 20 cos 60 डिग्री, cos 60 sin 30 के बराबर, sin 30 के बराबर, तो ये sin 30 का मान 1/2, तो ये आंसर आ गया 10 न्यूटन। नीचे वाला जो घटक है, ये वाला नीचे की तरफ जो घटक लग रहा है, इसका मान होगा बेटा आपके पास 20 sin 60, sin 60 का मान √3/2, तो ये हो गया 10√3 न्यूटन। ये वाला मान है 5√3, ये वाला मान है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इस दिशा में, 5√3 इस दिशा में, तो परिणामी बल कौन सी दिशा में होगा, इस दिशा में, कितना होगा 10 - 5√3, परिणामी बल जो है ना F नेट x एक्सिस में, वो कितना होगा 10 - 5√3 न्यूटन बल इस दिशा में। तो क्या वस्तु इसी दिशा में त्वरित होगी, इसी दिशा में त्वरित होगी a त्वरण से, इसी दिशा में त्वरित होगी a त्वरण से, उसका मान कितना होगा 10 - 5√3 बटा 5, द्रव्यमान वस्तु का कितना था 5, तो a का मान आपके पास आ गया बेटा 2 - √3 न्यूटन, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करें अपन अभिलंब बल की बात, तो एक तो mg नीचे की तरफ लगा 50 न्यूटन, कोई टेंशन नहीं, और अभिलंब बल ऊपर की तरफ है। इस वस्तु पे ध्यान से देखो, नीचे की तरफ 50 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10√3 न्यूटन, ये तो नीचे की तरफ, तो अभिलंब बल n ऊपर की तरफ, बताओ n का मान कितना होगा, n बराबर 50 + 5 + 10√3, 55 + 10√3 न्यूटन, ये आपके पास अभिलंब बल का मान है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन कराने का पर्पस था अभिलंब बल
अभिलंब बल, जैसे मान लो आपने वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु था mg नीचे की तरफ लगा रहती है, अगर उस पे अपन m पे और भार बढ़ाते हैं तो नीचे की तरफ बल लगाते हैं तो आपका अभिलंब बल और बढ़ जाएगा, सतह उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाएगी जिसे हम अभिलंब बल कहेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पे हमने डिस्कस कर लिया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। तो आज हमने अभिलंब बल करके टॉपिक डिस्कस किया, कल अपन गति के नियम पढ़ेंगे। थैंक यू।